What do you mean by uniform circular motion? Uniform circular motion where an object moves around a fixed axis, or you can say a fixed point. A person or an object moving around a fixed point is known as circular motion. And what is uniform circular motion? If that object is moving with a fixed speed, or you can say without changing in its speed, then the change in its speed is zero. So in that case, the motion will considered as uniform motion. So uniform circular motion. So in this, we are going to discuss the direction of velocity and acceleration. As I have already told you that the direction of acceleration is same as that of velocity. Here I am going to prove you the same very concept. So let's begin. When an object flows any circular path with constant velocity, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक फिक्स वेलोसिटी के साथ किसी भी एक्सियल पॉइंट के अराउंड, जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जब घूमता है और उस फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट बना के घूमेगा, तो वो मोशन कैसी होगी? सर्कुलर होगी. तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी चेक करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक फिक्स्ड वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो आपसे अगर पूछा जाए कि P1 पोजीशन पे, ये कोई पोजीशन है P1, इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? टेंजेंट होती है. और टेंजेंट आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हो, क्या होता है टेंजेंट? एनी लाइन विच इज जॉइनिंग द सर्कल एट सिंगल पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पे टच करके जो लाइन निकलती है, ठीक है ना. और ऑब्वियसली ये लाइन कैसी होगी? ये रेडियस के साथ हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. ये 90 डिग्री एंगल बनाती है हमेशा, ठीक है ना. तो ये P1 पोजीशन पे जो डायरेक्शन होगी वो ये टेंजेंट होगी V1. ऐसे P2 पोजीशन पे जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यहाँ पे टेंजेंट निकलेगा ये, ठीक है ना. तो हमेशा टेंजेंशियल होती है. तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की होती है. एक्सेलरेशन कौन सी? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल वेलोसिटी की, ठीक है ना. तो वो कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं. तो P1 P2 क्या है? कोई भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की. एंड V1 V2 आर डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P1 एंड P2. अब देखिए इन वेक्टर्स को, ये जो V1 वेक्टर है V2 वेक्टर, इसको एज इट इज, मतलब मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं. इनकी ना तो मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा ना ही इनकी मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा, सिर्फ एज इट इज मैंने इसको शिफ्ट कर दिया. ये यहां पे ले आया V1, और ऐसी ये V2 जो है इसको एज इट इज मैं यहां पे ले आया V2. तो देखिए ये V1 है और ये V2 है, दो वेक्टर है, ठीक है ना. और थर्ड वेक्टर ये चेंज इन वेलोसिटी, भाई ये दो वेलोसिटी है V1 और V2, तो दोनों में चेंज कितना हो रहा है? तो ये थर्ड वेक्टर मैंने लगा दिया डेल्टा V, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी. तो देखिए अब ये तीनों वेक्टर हैं, तो इसमें से अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं तो हमें ट्राइंगल लॉ में क्या कहते हैं कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो दो साइड आप ले लीजिए जो सेम ऑर्डर में हो. जैसे ये देखिए आप, ये V1 और डेल्टा V, ये दोनों सेम ऑर्डर में है. कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज हैं. तो जो थर्ड साइड है V2, ये कैसी हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं. तो जब ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो डेल्टा V क्या निकलेगा आपका? V2 माइनस V1 निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी. और चेंज इन वेलोसिटी, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, dv अपॉन dt या डेल्टा V अपॉन डेल्टा t. तो चेंज इन वेलोसिटी होती है. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये है. और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है. तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये देखिए ये डायरेक्शन है. तो अगर इसको मैं यहां प्लेस करूं तो ये डायरेक्शन कहां जा रही है? इनवर्ड, ठीक है ना, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. जा रही है कि नहीं जा रही? सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है ना. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? किस तरफ होती है? टूवर्ड्स द सेंटर.
टूवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ होती है हमेशा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर को डायरेक्ट करती है, सेंटर की तरफ होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ है। क्योंकि ये दो वेक्टर हमने एज इट इज रखे हैं, तो थर्ड वेक्टर देखो इस तरीके से ही आएगा और इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो ये सिंस एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स अ सेंटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसीलिए क्योंकि अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब भी आप कर्व्ड पाथ से, जब आप जैसे मान लीजिए तेज साइकिल आप चलाते हो और कोई भी मोड़ पे आप लोग क्या करते हो, या तो स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी तभी आप उस मोड़ पे आराम से इजीली घूम पाओगे, और कई बार स्पीड आप कम नहीं करते हो, कम उसकी बजाय आप क्या करते हो, थोड़ी सी अपनी बाइक को या अपनी साइकिल को आप झुका देते हो। और किस तरफ झुकाते हो, जिस तरफ आपको कर्व लेना है आप उसी कर्व के सेंटर की तरफ आप झुका देते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपको वेलोसिटी कम नहीं करनी पड़ती और आपका काम भी निकल जाता है, आप स्मूथली जो है मूव कर जाते हो। तो कहने का मतलब जब आप सेंटर की तरफ उसको झुका देते हो तो वहां पे क्या लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना, जो कि आपको सेंटर की तरफ बाउंड करके रखता है, तो वो आपको टेंजेंशियली खींच लेता है, ठीक है ना। और आप इजीली जो है उस कर्व पाथ को इजीली मतलब उसको जो भी आपकी बाइक या मोटरसाइकिल है उसको आप इजीली जो है उस कर्व पाथ से निकाल पाते हो, और इस दौरान आपको स्पीड भी कम नहीं करनी पड़ती। तो ये होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, AC, ए और इसके बेस में अपन डालते हैं C, तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं अपन। तो अब क्लियर हो गया ये कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ होगी। तो अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है ना, किसके बराबर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखिए छोटा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे सेम वही सर्किट है, वही डायग्राम है जो पीछे हमने लिया था, सर्कुलर मोशन है, ये P1 और P2 दो पोजीशन है और यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और ये वेलोसिटी V2 है। तो इन्हीं दो वेक्टर को मैंने एज इट इज रख लिया, ये V है और ये V डैश है ना, तो V और V डैश, और ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया डेल्टा V, ठीक है। अब देखिए, अब ये दो ट्राइंगल यहां आपको नजर आएंगे, एक तो नजर आएगा आपको A, B और C, ये ट्राइंगल नजर आया, और एक ट्राइंगल यहां नजर आ रहा है आपको O, P1, P2। तो देखिए इसमें भी ये R है और ये दूसरी पोजीशन R डैश है, या फिर इसको आप R1, R2 भी ले सकते हो, क्योंकि ये P1 के लिए और ये P2 के लिए, तो ये R1 हो जाएगी, R2 हो जाएगी, तो आप कैसे भी ले सकते हो इसकी नेमिंग। और ये बीच में जो क्या आएगा, ये डेल्टा R आएगा, चेंज इन पोजीशन, कहाँ से कहाँ तक कितनी पोजीशन में चेंज हुआ, तो ये बीच वाला आ गया डेल्टा R। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो अब देखिए जो V डैश है और जो V है, इन बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये जो दो हैं ये यहाँ पे R डैश और R के ये क्या है, पैरेलल हैं और इक्वल हैं, और थर्ड साइड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R, ठीक है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं इस चीज को, या ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल लो लगता है एक तरीके से इसमें, कि जब दो ट्रायंगल हैं उनकी दो साइड आपकी मतलब पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो जो थर्ड साइड दोनों में कॉमन होती है, तो उस केस में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा V अपॉन V कैन बी रिटर्न एज इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो R यहाँ पे क्या रेडियस है, तो इसको हम कैपिटल R से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, रेडियस। तो एक ही चीज है ये। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पीछे लिखवा चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब लिमिट और वेयर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, द एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर द चेंज इन टाइम इज नेग्लिजिबल। तो लिमिट चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0 और
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इस पूरे को हम डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है ना, डी वी अपॉन डी टी। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज जो है ऊपर ये पुट करनी है यहाँ पे। तो क्या वैल्यू पुट किया हमने, dv है, dv, तो ये जो देखिए आप dv यहाँ पे ये आ गया अपना dv और डेल्टा v एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए आप, ये डेल्टा v है, तो डेल्टा v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v डेल्टा r अपॉन r लिख सकते हैं, v डेल्टा r अपॉन r लिख सकते हैं डेल्टा v की जगह, तो v डेल्टा r अपॉन r हमने लिख दिया, ठीक है ना। और इसी को पूरे को डेरिवेटिव फॉर्म में अगर लिखना हो तो ये लिमिट हट जाएगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, v और डेल्टा r की जगह आ जाएगा dr और अपॉन r और ये आ जाएगा dt, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी फिर, v अपॉन r, और ये क्या है, dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी होती है, तो ये वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन r, तो ये हमारी आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो बेसिकली आपके जो एग्जाम में जो हमें काम की जो चीज़ है वो ये है, ये फॉर्मूला हम आगे यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट की ये फॉर्मूला है, हमारे काम के ये है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गई। अब एंगुलर वेलोसिटी, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, वेलोसिटी। जब हम देखो सिंपल वेलोसिटी बोलते हैं तो वो वेलोसिटी कैसी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, एक ही लाइन में। जब कोई चीज़ सर्कुलर घूम रही होती है तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एंगुलर लगा देते हैं। मतलब क्यों एंगुलर क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो सेंटर के साथ कुछ थीटा एंगल चेंज करती है हर बार, ठीक है ना। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये स्मॉल चेंज के लिए है, तो इसको डेरिवेटिव फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आपका ओमेगा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। चेंज इन एंगुलर, तो डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल के जैसे P1 पोजीशन थी, फिर दोबारा घूम के ऑब्जेक्ट की P2 पोजीशन आ गई। तो इस दौरान हम स्टडी करें तो इस दौरान कितना एंगल चेंज हुआ, थीटा एंगल चेंज हुआ ना। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कितने टाइम के दौरान ये चेंज हुआ। तो ये आता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर रिलेशन निकाला जाए v और ओमेगा, तो v यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अगर वो रिलेशन निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे। तो देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, अगर आपको यह ध्यान हो तो कहाँ से निकाला था हमने, ये हम फर्स्ट यूनिट में हम ये पढ़ चुके हैं ना, कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होती है। आर्क लेंथ होगी L, क्योंकि एक पूरा सर्कुलर है और उसका हमने एक छोटा सा सेक्टर लिया है एक सर्कुलर का। तो सेक्टर में ये सेक्टर की लेंथ हो गई आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो R किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे R किसके बराबर हो जाएगा, या L किसके बराबर हो जाएगा, L हो जाएगा यहाँ पे आपका थीटा, या R थीटा के बराबर हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं। L किसके बराबर हो जाएगा, R थीटा, और L यहाँ पे क्या है अपनी, ये जो डिस्प्लेसमेंट अपनी हुई है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इसको हम डेल्टा R भी, तो ये इसको अगर हम करें डेल्टा L, तो इधर R तो फिक्स है अपनी, क्योंकि ये तो रेडियस है। क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना। तो डेल्टा आर यानी कि कितना पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो पोजीशन चेंज कैसी होगी, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए R1 है,
OP1 क्या है R1 है और OP2 क्या है R2 है, तो ये हो गया डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना हो गया R2 माइनस R1, तो ये डेल्टा आर मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यही होती है डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगी डेल्टा आर, और ये किसके बराबर हो गया आर डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए आप, अब ये चेंज इन पोजीशन है, तो अगर हम दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करें टाइम के रिस्पेक्ट में, आप दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, या मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड कर दो आप दोनों को, मतलब डेल्टा टी से आप इसको डिवाइड कर दो, इधर भी आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड भी, और राइट हैंड साइड भी इसको डिवाइड कर दो आप डेल्टा टी से, दोनों तरफ आप इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। तो क्या हो गया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि क्या बन गया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वेलोसिटी, तो इसको हमने वी से नोट कर दिया। और इधर क्या आ गया आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पूरा क्या बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल या द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा, ये तो सिंपल हमने डेल्टा यूज करके किया, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना, डेरिवेटिव फॉर्म में। तो यहां पे जो डेल्टा आर था वहां डी आर कर दिया, और जो डेल्टा थीटा था वहां पे डी थीटा कर दिया, मतलब डेरिवेटिव फॉर्म में भी आप कर सकते हो। तो रिजल्ट वही सेम रहेगा, ठीक है ना। इसको दोनों तरफ आप फिर डी टी से डिवाइड कर दो, तो डी आर अपॉन डी टी क्या होता है वी हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी क्या होता है वी, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है ओमेगा, और आर, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कोई भी मेथड जो है दोनों में से अप्लाई कर सकते हो, ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये रिलेशन, क्योंकि ये हमारे काम का है, ये फॉर्मूला जो आपका आया है ये हमारे काम का, ये हमें आगे काम आएगा, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन v इक्वल्स टू रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दो के बीच में क्या रिलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है पीछे, क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी स्क्वायर किसके बराबर था, तो वी किसके बराबर था आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से एक आर और एक आर ये कट जाएगा, तो क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये रिलेशन आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो एक ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आप सिंपली इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये भी हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इफ टी इस टोटल टाइम पीरियड है, अगर टी कोई टोटल टाइम पीरियड है, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल 2π/t, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में भी देखा होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और टी क्या होता है 1/f होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है 1/f, और फ्रीक्वेंसी को न्यू इससे भी अपन डिनोट कर सकते हैं, तो 1/f, ठीक है ना। तो टी की जगह हम लिख सकते हैं 1/f, या फिर 1/t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f हो जाएगा सिंपल, या न्यू हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2π, और 1/t की जगह हमने लिख दिया न्यू। ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, ये टाइम पीरियड की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हैं ये। ऐसी आर्क, ये थीटा जो निकालते हैं अपन, तो ये किसके बराबर होता है आर्क लेंथ और अपॉन रेडियस के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये आप लोग पढ़ चुके हो वैसे 9th क्लास में, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए इसलिए ये बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप लिख लीजिए इसको कॉपी में, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg is attached to a string
1.2 मीटर लॉन्ग एंड देन व्हील्ड अराउंड हॉरिजेंटली मेकिंग 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट। कि क्या है कि एक छोटा सा एक कोई बॉब ले लीजिए या कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका मास कितना है 0.4 kg है, और उसको एक थ्रेड के साथ टाई कर दिया, तो उस थ्रेड की लेंथ कितनी है 1.2 मीटर है, और फिर इसको सर्कुलर पाथ में जो है घुमाया जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये कितना करता है 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट यानी कि 60 सेकंड में ये कितने चक्कर काट लेता है कंप्लीटली 120 रेवोल्यूशंस करता है, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है इसमें, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा अपॉन टी या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। तो अब हमें थीटा और टी की वैल्यू चाहिए। तो टी हमें दे रखा है कितना है 1 मिनट है, टाइम दे दिया 1 मिनट, तो और 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है 120 रेवोल्यूशन कर रहा है, और एक रेवोल्यूशन में कितना डिग्री कवर करेगा 360 कवर करेगा। जो थीटा है बीच का, जो ये जो थीटा होता है ना, ये एंगल होता है थीटा, ये थीटा होता है। तो जब एक पूरा चक्कर ये काट लेगा तो उस दौरान थीटा कितना कवर हो गया 360 डिग्री कवर हो गया ना, पूरा एक चक्कर 360। तो 360 को अपन 2 पाई भी लिख सकते हैं, जो 2 पाई होता है वो 360 के बराबर होता है। तो 360 को अपन 2 पाई लिख सकते हैं एक रेवोल्यूशन में, और टोटल कितने रेवोल्यूशन है 120 रेवोल्यूशन है, तो इतना एंगल बन जाएगा। तो 120 इंटू 2 पाई, और अपॉन टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, तो इसको भी हमें सेकंड में रखना पड़ेगा यानी कि 60 सेकंड्स। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 4 पाई, और इसकी यूनिट होती है ओमेगा। ओमेगा की जो यूनिट है वो क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गई आपकी। इसी तरीके से लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी हम अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या है रेडियस। तो एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 4 पाई, और रेडियस कितनी दे रखी है, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही होगी, तो 1.2 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आएगा 4.8 पाई, ठीक है ना। आप इसको और फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 ना, तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप नहीं डालोगे तो यहां पे भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, सही है ये। थर्ड क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन। सॉरी, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा फिर ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, एसी है ये हम एसी निकाल रहे हैं यहाँ पे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं ये, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 4.8 पाई इंटू 4.8 पाई अपॉन आर कितना है 1.2। इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा 189.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone tied to the end of a string 90 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 120 revolutions in 20 seconds, what is the magnitude and direction of the acceleration of the stone? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 120 revolutions कर रहा है ऑब्जेक्ट, और कितनी देर में कर रहा है 20 सेकेंड में कर रहा है। मतलब सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, वहां पे 120 रेवोल्यूशंस कितनी देर में कर रहा था 1 मिनट में कर रहा था, यानी कि वहां पे 60 सेकंड में कर रहा था, यहाँ पे कितने में कर रहा है 20 सेकंड में कर रहा है। और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितनी है 90 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए सेंटीमीटर जो दे रखा है इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को आपको सेकेंड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आर कितना हो गया 90 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 मीटर आ गया। और एक्सेलरेशन पूछिए ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सी आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी ना, या फिर इसको हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और अपॉन आर। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। तो थीटा कितना निकलेगा, तो 120 रेवोल्यूशंस, तो 120 इंटू एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री के बराबर होता है 2 पाई यानी कि 360। तो 120 इंटू 2 पाई और अपॉन टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 12 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू ये आ गई।
तो इसका ओमेगा स्क्वायर है तो 2 पाई इंटू 2 पाई, और आर की वैल्यू दे रखी है हमें 0.9 मीटर। तो इसको सिंपली सोल्व करना है एंड यू विल गेट 1277.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि 120 रेवोल्यूशंस 20 सेकेंड में ही कर रहा है, बहुत कम टाइम में कर रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी। अच्छा, फिर क्या पूछा है? ये तो हमने निकाल दी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैंने कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर घूमता है तो उस वक्त उसकी जो एक्सेलरेशन होती है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने अभी पीछे पढ़ा था, किस तरफ होती है? टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ डायरेक्ट करता है वो। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द सेंटर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा मोशन इन प्लेन, ये ख़त्म होता है यहाँ पे।